नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है BHU वर्ल्ड के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, जैसा कि एग्जाम करीब है तो हम आपके लिए लेके आए हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स की कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस का एक जनरल ओवरव्यू, जिससे आपके मिनिमम 1 या 2 सवाल आपके एग्जाम में जरूर इससे फंस सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट ऐसे रिएक्शंस की जो कि एनसीईआरटी में भी जिनका वर्णन है और ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में टाइम टू टाइम पूछे जाते हैं। तो दोस्तों मैं नाम लिख देता हूँ सारे रिएक्शंस का, जो हम जिसके बारे में हम बात करेंगे। हम बात करेंगे आज एल्डोल रिएक्शन के बारे में, हम बात करेंगे दोस्तों यहाँ पे आयोडोफॉर्म टेस्ट के बारे में, हम आयोडोफॉर्म टेस्ट के बारे में बात करेंगे। उसके बाद हम कैनिंजारो के बारे में बात करेंगे। ठीक है दोस्तों, हम बात करेंगे रीमन टिमर के बारे में, हम बात करेंगे रीमन, और दोस्तों हम विलियमसन ईथर सिंथेसिस के बारे में बात करेंगे। विलियमसन ईथर सिंथेसिस के बारे में बात करेंगे दोस्तों। ठीक है, और हम एक और रिएक्शन के बारे में बात करेंगे दोस्तों, हॉफमैन ब्रोमोमाइड रिएक्शन, हॉफमैन ब्रोमोमाइड रिएक्शन। हम इन 6 रिएक्शंस के बारे में बात करेंगे दोस्तों। इसमें जिसमें मैकेनिज्म इंपॉर्टेंट होगा उसका मैकेनिज्म भी मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं दोस्तों, एल्डोल कंडेंसेशन के बारे में पढ़ते हैं। एल्डोल कंडेंसेशन क्या होता है? तो एल्डोल कंडेंसेशन एक खास तरीके का रिएक्शन है जो कि उन एल्डिहाइड या कीटोन के द्वारा शो किया जाता है जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है। अब इसका ये रीजन क्या है कि अल्फा हाइड्रोजन वाले ही शो करते हैं, वो मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले आप हेडिंग डालिए एल्डोल कंडेंसेशन। एल्डोल कंडेंसेशन के बारे में हम जानेंगे अभी। तो ऐसे एल्डिहाइड और कीटोन इस रिएक्शन को शो करते हैं दोस्तों जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है। प्रेजेंस ऑफ अल्फा हाइड्रोजन एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। क्यों ऐसा होता है मैं आपको एक पहले ही बहुत ही बेसिक बात बताता हूं कार्बोनिल्स के बारे में। तो दोस्तों कार्बोनिल का जो कार्बन होता है, जो कार्बोनिल का कार्बन होता है वो ऑक्सीजन जो कि इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के होने की वजह से ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ कार्बन से खींचता है। जब इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ये कार्बन इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ जब कार्बन से खींचता है दोस्तों, तो कार्बन के ऊपर आता है पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आने लगता है दोस्तों कार्बन के ऊपर, और कार्बन अपने एडजेसेंट कार्बन से भी इलेक्ट्रॉन्स खींचता है माइनस आई इफेक्ट की वजह से। और जब ये कार्बन जो कि जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया है वो अपने एडजेसेंट कार्बन से जब इलेक्ट्रॉन खींचता है दोस्तों, तो उस कार्बन की एडजेसेंट कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ने लगती है, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ने लगती है जिसकी वजह से स्लाइटली एसिडिक कैरेक्टर आ जाता है उस हाइड्रोजन से जो हाइड्रोजन अटैच होता है उस कार्बन के साथ। यही रीजन है दोस्तों कि अल्फा हाइड्रोजन का होना इसके लिए जरूरी है। तो इसमें होता क्या है, चलिए वो देख लेते हैं कि इसमें ये रिएक्शन कैसे प्रोसीड करती है। तो इसमें दोस्तों ऐसा कोई भी कार्बोनिल हम ले लेते हैं, चलिए जैसा कोई भी कार्बोनिल हम लेते हैं जिसमें अल्फा हाइड्रोजन होता है। तो चलिए बात कर लेते हैं 2 कार्बन का कंपाउंड सर दोस्तों, इथेनॉल की बात करते हैं। तो इसमें क्या आपका सबस्ट्रेट क्या क्या होंगे, इसमें कौन कौन से केमिकल इन्वॉल्व होंगे? तो दोस्तों इसमें NaOH इन्वॉल्व होता है। NaOH लिखा रहेगा, या तो आपको रिएक्शन में NaOH दे देगा, या तो आपको रिएक्शन में बस OH माइनस दे देगा, या ये भी लिख देगा कि बेस की प्रेजेंस में हो रहा है। तो अगर ऐसा रिएक्शन दे दिया जाता है तो आपको कुछ नहीं करना है, ऐसी रिएक्शन दी जाती है। अगर आपको सबसे पहले देखना है कि अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तो दोस्तों इस कार्बोनिल कार्बन के अल्फा पोजीशन पे हाइड्रोजन जी यहां प्रेजेंट है, तो आपको बस ये देखना है कि यहां पे अल्फा हाइड्रोजन से रिलेटेड कोई रिएक्शन होगी, और अल्फा हाइड्रोजन से रिलेटेड रिएक्शन होगी तो दोस्तों वो एल्डोल कंडेंसेशन होगी। तो इसमें क्या करेगा बेस, अब क्या करेगा दोस्तों बेस इस अल्फा हाइड्रोजन को आयोनाइज करके सिस्टम से बाहर निकालेगा। ये जो हाइड्रोजन होता है, जो अल्फा पोजीशन पे हाइड्रोजन होता है दोस्तों स्लाइटली एसिडिक इन नेचर होता है। तो ये बेस क्या करेगा, इसको बाहर निकालेगा। जब इसको बाहर निकालेगा दोस्तों तो कार्बन पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। अब कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा, इसको बोलते हैं इनोलेट फॉर्म बोलते हैं दोस्तों, इनोलेट फॉर्म में आ जाएगा। अब ये एक अटैकिंग रिएजेंट की तरह बिहेव करेगा, ये अटैक करेगा दोस्तों। अब ये जो दूसरा मॉलिक्यूल होगा, जब एक मॉलिक्यूल तो होंगे नहीं किसी सिस्टम में, तो जो अब ये दूसरा मॉलिक्यूल होगा दोस्तों एल्डिहाइड का, जो एल्डिहाइड का फ्रेश मॉलिक्यूल जो दूसरा मॉलिक्यूल होगा उसके ये कार्बोनिल सेंटर पे अटैक करेगा।
यहाँ के ऊपर है नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज होने का मतलब दोस्तों इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज हैं, ये इलेक्ट्रॉन रिच है तो ये बिहेव करेंगे एज अ न्यूक्लियोफाइल। और एक बेसिक सी बात मैं आपको बता देता हूं, जो कार्बोनिल्स होते हैं दोस्तों, वो कार्बोनिल्स जैसे कि वो कार्बोनिल्स जिसमें इस पोजीशन पे या तो हाइड्रोजन या तो कार्बन होता है, वो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन के लिए अग्रसर होते हैं, वो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन शो करते हैं। तो दोस्तों ये एक न्यूक्लियोफाइल जनरेट हुआ। अब ये न्यूक्लियोफाइल आके अटैक करेगा इस कार्बोनिल कार्बन पे, क्योंकि मैंने आपको बताया इस कार्बोनिल कार्बन पे स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाता है। जब इस पे ये ऐड होगा दोस्तों, उसमें ऐड होने के बाद ये एक एडिशन प्रोडक्ट बनाएगा। अब जब इस पे ऐड करेगा तो ये डबल बॉन्ड टूट के ऑक्सीजन के ऊपर जाएगा, ऑक्सीजन के ऊपर आएगा नेगेटिव चार्ज। अब ये पूरा ग्रुप हम यहाँ पे ऐड कर देंगे CH2COOH, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पे हाइड्रोजन, अब ये क्या करेगा दोस्तों, सिस्टम से H+ एब्स्ट्रैक्ट करेगा और फॉर्मेशन कर देगा अल्कोहल का। तो मैं सीधे यही दिखा देता हूं, अल्कोहल का फॉर्मेशन कर देता। अब इसको दोस्तों हम हीट करेंगे, ठीक है। एल्डोल प्रोडक्ट तो बना दिया, अब इसका कंडेंसेशन करना है हमको, ठीक है। अब इसको हीट करेंगे तो इसके पास दो ऑप्शन है, या तो ये OH इसका, OH ग्रुप इसका और इसका H लेके सिस्टम से बाहर निकले, या फिर OH और ये लेके बाहर निकले। इसके पास दो ऑप्शन है। पर अगर इसका लेके बाहर निकलता है दोस्तों, तब जो एल्कीन बनेगी उसके पास सिर्फ 2 अल्फा हाइड्रोजन होंगे। हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट यहाँ पे एक्शन में आएगा और वो एल्कीन प्रोडक्ट बनने की संभावनाएं ज्यादा होंगी जिसमें हाइपर कॉन्जुगेशन मैक्सिमम होगा। तो ये H+ लेके निकलेगा दोस्तों, और जब ये H+ लेके निकलेगा तो यहाँ पे डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो ये है दोस्तों आपका, ये है आपका एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन, ठीक है। चलिए अब एल्डोल कंडेंसेशन के बारे में हमने बात कर ली। अब दूसरे रिएक्शन के बारे में बात करते हैं दोस्तों, आइडोफॉर्म टेस्ट के बारे में बात करते हैं। आइडोफॉर्म टेस्ट भी एक बहुत ही स्पेशल तरीके का रिएक्शन है। ये उन अल्कोहल और एल्डिहाइड या कीटोन द्वारा शो किया जाता है जिसमें अल्फा पोजीशन पे कार्बोनिल ग्रुप या अल्कोहलिक ग्रुप के एडजेसेंट पोजीशन पे CH3 ग्रुप प्रेजेंट होगा। ध्यान देने वाली बात है। तो चलिए ये टेस्ट देख लेते हैं, आइडोफॉर्म टेस्ट कैसे होता है दोस्तों। आइडोफॉर्म टेस्ट का मैकेनिज्म भी देखेंगे कि आइडोफॉर्म टेस्ट होता कैसे है। तो चलिए आइडोफॉर्म टेस्ट के लिए एक बेसिक सा एग्जांपल ले लेते हैं दोस्तों। फिर से हम इथेनॉल का ही एग्जांपल लेके शुरू करते हैं। तो दोस्तों इथेनॉल का एग्जांपल हम ले रहे हैं, यहाँ पे इथेनॉल है। अब इसमें क्या करना है दोस्तों, इसमें आपको देखना है कि इसमें कौन कौन से यूज किए जाते हैं। तो इसमें दोस्तों NaOH, एक बेस और आयोडीन ऐसे आपको दे देगा रिएक्शन में कि बताओ इसका प्रोडक्ट क्या होगा। अगर सिर्फ NaOH होता तो आपको एल्डोल रिएक्शन बनाता, लेकिन अगर NaOH के साथ I2 होगा तो दोस्तों ये आपका बनाएगा आइडोफॉर्म टेस्ट, आइडोफॉर्म रिएक्शन देगा। तो मैं अभी आपको स्टार्टिंग में सारे रिएक्शंस वो बता रहा हूं जिसमें अल्फा हाइड्रोजन का इन्वॉल्वमेंट है। तो इसमें देखिए सबसे पहला काम क्या होता है, सबसे पहला काम बेस जो है आपका, अभी I2 आप भूल जाइए, जो इसमें बेस है या तो दोस्तों आपको NaOH और I2 देगा, या फिर OH- और I2 देगा, या फिर दे देगा बेस विथ I2। ये इनमें से कोई भी क्वेश्चन के फॉर्म में किसी भी तरीके से आ सकता है। अब इसमें बेस क्या करेगा दोस्तों, इस हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा। इस हाइड्रोजन को जब एब्स्ट्रैक्ट करेगा, इस पे ऊपर आएगा नेगेटिव चार्ज, और जब इनोलेट फॉर्म बनेगा, अब क्या करेगा दोस्तों, I2 जो मॉलिक्यूल है ये नेगेटिव चार्ज इस बॉन्ड को पोलराइज करेगा और I- और I+ में तोड़ देगा। उसके बाद ये इलेक्ट्रॉन पेयर I+ पे अटैक करेगा, I+ पे अटैक करके बना देगा दोस्तों CH2I और COOH, ठीक है। अब एक बार फिर से बेस एक H+ को एब्स्ट्रैक्ट करेगा, इसके H+ को एब्स्ट्रैक्ट करेगा दोस्तों, तो अल्टीमेटली CI2H, और वही प्रोसेस रिपीट होगी और बना देगा 2 I ग्रुप। अब एक बार फिर से इस पे बेस का अटैक होगा दोस्तों, और बेस एक और H+ को निकालेगा और यहां पे बन जाएगा CI3, ठीक है। अब क्या होगा दोस्तों, अब तक NaOH का काम था। NaOH जो होता है दोस्तों यहाँ पे एक्वस मीडियम में लिया जाता है, पानी में डिसॉल्व करके लिया जाता है।
अब तक NaOH का क्या काम था, यहां पे NaOH एज अ बेस काम कर रहा था, अब दोस्तों NaOH एज अ न्यूक्लियोफाइल काम करेगा, और यहां पे इसकी रिएक्शन जब फिर आगे हम NaOH से कराएंगे तो ये क्या करेगा दोस्तों, अब ये जो CI3 ग्रुप है इसके पास माइनस साइड इफेक्ट इतना ज्यादा बढ़ जाता है, ये ग्रुप एक अच्छा लीविंग ग्रुप की तरह बिहेव करने लगता है। तो अब NaOH OH माइनस आया दोस्तों, ये एल्डिहाइडिक ग्रुप है, तो इस केस में एल्डिहाइड में एडिशन होने की बजाय सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो जाता है और CH3 और अलग हो जाता है दोस्तों, यहां पे बनता है एसिड, पर बेसिक मीडियम में है इसीलिए सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है, सोडियम का सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है। ये हो गया आइडोफॉर्म टेस्ट। आइडोफॉर्म टेस्ट किसके लिए यूज होगा दोस्तों, ऐसे एल्डिहाइड कीटोन या अल्कोहल के पास जिनके अल्फा पोजीशन पे CH3 ग्रुप होगा, ठीक है, ये बात हो गई। चलिए बात कर लेते हैं कैनिंजारो रिएक्शन के बारे में दोस्तों। कैनिंजारो रिएक्शन वो जैसे मान लीजिए अगर किसी भी कंपाउंड में अल्फा हाइड्रोजन है, किसी भी एल्डिहाइड या कीटोनिक ग्रुप में अल्फा हाइड्रोजन है, तो वो देता है आपका एल्डोल टेस्ट। लेकिन मान लीजिए कि किसी भी एल्डिहाइड या कीटोन है, वैसे कीटोन तो नहीं होगा, मान लीजिए कोई ऐसा एल्डिहाइड है जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो ऐसे एल्डिहाइड को अगर बेस से ट्रीट करते हैं तो यहां पे अल्फा हाइड्रोजन का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है, यहां पे जो रिएक्शन होती है दोस्तों उसका हम नाम देते हैं कैनिंजारो रिएक्शन। कैनिंजारो रिएक्शन में क्या होता है, एक एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन भी होता है और उसी का रिडक्शन भी होता है। चलिए देखते हैं कि ये रिएक्शन कैसे प्रोसीड करती है, ठीक है। तो इसमें हम ऐसा एल्डिहाइड लेंगे जिसके पास कोई भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा। बात कर लेते हैं मिथेनॉल की। मिथेनॉल जो सिंपलेस्ट एल्डिहाइड है जिसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा, और बाकी एरोमेटिक एल्डिहाइड्स जो होते हैं उनकी भी ये कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन होती है, ठीक है। ये बात करिए मिथेनॉल की। अब दोस्तों इसमें भी वही करना, आपको NaOH आपको दे देगा, NaOH दे देगा, OH माइनस दे देगा या बेस लिख के दे देगा। अब इसमें सबसे पहले क्या होता है दोस्तों, इसमें NaOH एक बेस की तरह बिहेव नहीं, एक न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करता है, और OH माइनस जो होगा दोस्तों, OH माइनस आके इस न्यूक्लियोफिलिक सेंटर पे अटैक करेगा, और जब इस न्यूक्लियोफिलिक सेंटर पे अटैक करेगा तो ऑक्सीजन का डबल कार्बन ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड टूट के चला जाएगा ऑक्सीजन के ऊपर आएगा नेगेटिव चार्ज, यहां पे H यहां पे OH, ठीक है दोस्तों। अब इसमें क्या होगा, इसमें होगा दोस्तों हाइड्राइड शिफ्ट होगा, हाइड्राइड सिस्टम को छोड़ के बाहर जाएगा, यहां पे हाइड्राइड इस सिस्टम को छोड़ के बाहर जाएगा, और जब हाइड्राइड इस सिस्टम को छोड़ के बाहर जाएगा तो कार्बन के ऊपर आएगा पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज मिलके बना देंगे दोस्तों डबल बॉन्ड, और यहां पे फॉर्मेशन हो जाएगा एसिड का। लेकिन ये रिएक्शन एक बेसिक मीडियम में हो रही है, इसीलिए एसिड नहीं उसका सॉल्ट फॉर्मेशन होता है, ठीक है। अब याद रखिए ये हाइड्राइड सिस्टम को छोड़ के निकला था, अब यही हाइड्राइड जाके दूसरे मॉलिक्यूल के कार्बोनिल पे अटैक मारेगा, क्यों, क्योंकि हाइड्राइड जो है ये भी एक न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करता है, और जब ये हाइड्राइड इसके ऊपर अटैक करेगा दोस्तों तो यहाँ पे एडिशन रिएक्शन करेगा, और एडिशन रिएक्शन करेगा तो यहाँ पे H माइनस अटैक करेगा, डबल बॉन्ड गया ऑक्सीजन के ऊपर आया नेगेटिव चार्ज, और वो सिस्टम से H प्लस सब्सट्रैक्ट करेगा, क्यों, क्योंकि अल्कोहल जो होता है वो वीक एसिड होता है, तो उसका जो कॉन्जुगेट बेस होगा वो स्ट्रॉन्ग बेस होगा, तो इसीलिए ये H प्लस सब्सट्रैक्ट करेगा सिस्टम से और बना देगा अल्कोहल। तो इसके फाइनल प्रोडक्ट क्या हुए दोस्तों, इसका फाइनल प्रोडक्ट हुआ, अगर किसी भी ऐसे एल्डिहाइड को जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है उसकी रिएक्शन हम बेस से कराते हैं तो वो अपने ऑक्सीडाइज हो जाएगा मेटल सॉल्ट के फॉर्म में, एसिड सॉल्ट के फॉर्म में और अल्कोहल के फॉर्म में। तो इसके दो प्रोडक्ट हैं, पहला प्रोडक्ट हो गया ये दोस्तों सॉल्ट, और दूसरा प्रोडक्ट हो गया ये अल्कोहल, ठीक है। चलिए कैनिंजारो के बारे में हमने बात कर ली, अब चलिए हम बात करते हैं दोस्तों डाइएजोटाइजेशन रिएक्शन के बारे में। अब डाइएजोटाइजेशन रिएक्शन जो क्यों की जाती है, सबसे पहले मैं इसके बारे में मैं आपको बता देता हूं दोस्तों। तो सबसे बेसिक चीज जो मैंने अपने पिछले एक लेक्चर में मैंने बोली थी कि जो बेंजीन का सिस्टम होता है, दोस्तों वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है। क्या देता है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में इलेक्ट्रोफाइल क्या होगा, जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा या तो न्यूट्रल होगा और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा, जैसे कि CCl2, ठीक है, जैसे कि CCl2। अब देखते हैं, अब मान लीजिए कि हमको बेंजीन रिंग के ऊपर कोई ऐसा ग्रुप लगाना है जिसके ऊपर या तो नेगेटिव चार्ज हो या तो वो इलेक्ट्रॉन रिच हो,
ठीक है। मान लीजिए कोई ऐसा ग्रुप हमको लगाना है, तो इस ग्रुप को कैसे इस पे इंट्रोड्यूस कराएंगे। अगर कोई न्यूक्लियोफाइल दोस्तों बेंजीन रिंग की तरफ अप्रोच करेगा, तो जो बेंजीन रिंग के ऊपर और नीचे जो पाई इलेक्ट्रॉन्स का क्लाउड होगा वो इसको रिपेल करेगा, और रिपेल करेगा तो न्यूक्लियोफाइल का अटैक नहीं होने देगा बेंजीन रिंग में। तो क्या करें भाई, क्या ऐसा करें कि हम कोई भी नेगेटिव ग्रुप इसमें लगा सकें। तो हम इसको क्या करते हैं, इसको हम ट्रीट करते हैं HNO2 से। HNO2 दोस्तों मैं आपको बता देता हूं, HNO2 बहुत ही अनस्टेबल सिस्टम होता है, इसीलिए जब हमको डायजोटाइजेशन रिएक्शन करानी होती है उसी टाइम इन सितु में उसका फॉर्मेशन करते हैं। और वो फॉर्मेशन कैसे करते हैं हम देखेंगे, NaNO2 प्लस HCl से। ठीक है दोस्तों, NaNO2 प्लस HCl की प्रेजेंस में इसकी रिएक्शन को हम करवाते हैं। ठीक है, चलिए तो अब देख लेते हैं कि ये रिएक्शन होती कैसे है। तो आपने एनसीईआरटी में, आपने 11-12 में कहीं ना कहीं पढ़ा होगा कि ये है बेंजीन एनिलीन, इसकी रिएक्शन हमने कराई NaNO2 HCl से। ठीक है, 0 से 5 डिग्री सेल्सियस, इसका सिग्निफिकेंस मैं आपको बताऊंगा कि क्या होता है। N2 प्लस Cl माइनस। ठीक है, ये आपका बना। अब आपके दिल में सवाल होगा दोस्तों कि क्या सिर्फ एरोमेटिक सिस्टम का ही डायजोटाइजेशन किया जा सकता है? तो नहीं दोस्तों, एजोटाइजेशन रिएक्शन एलिफेटिक सिस्टम का भी हो सकता है, लेकिन वो होता कैसे। मान लीजिए दोस्तों आप एक एलिफेटिक एमाइन लिया, इसकी रिएक्शन HNO2 से कराई, HNO2 लिखिए या फिर NaNO2 HCl लिखिए, दोनों एक ही बात होती है। तो दोस्तों क्या होता है, अल्कोहल का फॉर्मेशन हो जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि इसमें डायजोनियम सॉल्ट का फॉर्मेशन नहीं होता है दोस्तों, इस केस में भी डायजोनियम सॉल्ट फॉर्म होता है, इस केस में भी डायजोनियम सॉल्ट फॉर्म होता है। लेकिन बेंजीन के सिस्टम में, एरोमेटिक सिस्टम में दोस्तों ये जो डायजोनियम सॉल्ट है वो 0 से 5 डिग्री सेल्सियस पे स्टेबल होता है। उस पे इसमें अगर आपने 0 से 5 डिग्री की कंडीशन रखी हुई है तो आपको डायजोनियम सॉल्ट मिलेगा। फर्दर आप इससे कोई भी रिएक्शन करा के इससे प्रोडक्ट बना सकते हैं। लेकिन एलिफेटिक सिस्टम में क्या होता है दोस्तों, जो ये डायजोनियम सॉल्ट फॉर्म होता है ये 0 से 5 डिग्री पे भी स्टेबल नहीं होता है, और तुरंत ये रिएक्शन मीडियम से OH- लेके अल्कोहल बना देता है। और ये रिएक्शन आप कभी इस स्टेज पे रिएक्शन को पॉज नहीं कर सकते हैं। इसी की वजह से डायजोटाइजेशन रिएक्शन दोस्तों एलिफेटिक में नहीं किया जाता है, एरोमेटिक सिस्टम में ही मेनली प्रेफर किया जाता है। अब इसमें क्या होता है दोस्तों, जो पहली बात तो मैं आपको ये बता देता हूं, जो डायजोटाइजेशन रिएक्शन होती है वो एक तरीके से न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है। बहुत ही ध्यान देने वाली बात है, बेंजीन सिस्टम जो होता है वो सिर्फ इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शंस देता है, बेंजीन का सिस्टम जो होता है। लेकिन जो ये डायजोनियम बनाने के बाद जो रिएक्शंस कराई जाती है, मान लीजिए जब डायजोनियम सॉल्ट बना लिया आपने, 0 से 5 डिग्री सेल्सियस पे आपने ये सॉल्ट बनाया है। अब इसके बाद दोस्तों इसकी रिएक्शन हम किसी से भी करवा सकते हैं, HCl से करवा देंगे। अब HCl में क्या होना है, H+ मिलेगा आपको, Cl- मिलेगा। Cl- क्या है दोस्तों, एक न्यूक्लियोफाइल है। अब अगर मान लीजिए डायजोनियम सॉल्ट आपने नहीं बनाया था तो ये न्यूक्लियोफाइल जैसे भी इसकी तरफ बढ़ेगा, इसके पाई इलेक्ट्रॉन्स तो इसको रिटेलिएट करेंगे, इसको दूर फेंक देंगे और अपनी तरफ आने नहीं देंगे। लेकिन यहां पे क्या होता है दोस्तों, Cl- अब करता है डायजोनियम ग्रुप को रिप्लेस कर देता है और आपका क्लोरोबेंजीन का फॉर्मेशन करता है। दोस्तों ये जो डायजोनियम ग्रुप होता है वो बेस्ट लिविंग ग्रुप होता है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत ही अच्छा लिविंग ग्रुप होता है। तो अगर इसकी रिएक्शन HCl से करा दिए दोस्तों तो ये बनेगा। अगर इसी की रिएक्शन हम H3PO2 से करा देते हैं दोस्तों तो आपको फिर से बेंजीन फॉर्म हो जाएगा। ये सारी रिएक्शन एनसीईआरटी में दी गई है, बस मैं आपको एक बार आपको रिवाइज करा देना चाहता हूं। तो ये बात हो गई डायजोटाइजेशन रिएक्शन की। चलिए आप बात कर लेते हैं दोस्तों हम लोग रीमर-टिमर रिएक्शन के बारे में। रीमर-टिमर रिएक्शन के बारे में ये एग्जांपल है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का। ठीक है, रीमर-टिमर रिएक्शन के बारे में बात कर लेते हैं दोस्तों। ये एग्जांपल है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का, शोन बाय अल्कोहल्स के द्वारा ये शो किया जाता है। तो देखिए दोस्तों इस रिएक्शन में होता क्या है, आप ले लेंगे फिनॉल लेंगे, फिनॉल की रिएक्शन आप कराएंगे दोस्तों क्लोरोफॉर्म CaCl3, एक बेस लेंगे CaCl3 और KOH, और सेकंड स्टेप में हाइड्रोलिसिस होती है तो आपको बनता है दोस्तों सैलिसिलिक एल्डिहाइड का फॉर्मेशन होता है इस केस में। ठीक है,
इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है रीमन टिमर रिएक्शन की, वो है पूछ लेता है, सीधा क्वेश्चन पूछ लेता है, कई बार एंट्रेंसेस में पूछा गया है कि इसमें अटैकिंग रिएजेंट क्या होता है। तो अटैकिंग रिएजेंट इसमें क्या होता है, इसको जनरेट करने का मैं आपको बताऊंगा कि इसमें जो इलेक्ट्रोफाइल होगा उसको कैसे जनरेट करेंगे आप। ये जो क्लोरोफॉर्म है, यहाँ पे बेस है, ठीक है। बेस क्या करेगा दोस्तों, सीधे आप देख ही लीजिए रिएक्शन में क्या होता है। ये आपका क्लोरोफॉर्म है, यहाँ पे बेस है, ठीक है। ये इसके H+ को एक्सट्रैक्ट करके बाहर निकालेगा। अब H+ को निकाला तो इस पे आया नेगेटिव चार्ज। अब एक Cl अपना इलेक्ट्रॉन पेयर लेके बाहर जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा CCl2। यहाँ पे फॉर्मेशन होगा CCl2 डाइक्लोरोकार्बीन, CCl2 डाइक्लोरोकार्बीन। डाइक्लोरोकार्बीन बिहेव एज इलेक्ट्रोफाइल। अब डाइक्लोरोकार्बीन दोस्तों इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करेगा। अब ये अटैक करेगा इस सेंटर पे, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कॉज करेगा। उसके बाद जो ये बेस लिया था, जिसने अभी बेस की तरह बिहेव किया है, ये यहाँ पे करेगा SN2 रिएक्शन, SN2 करेगा। उसके बाद इस Cl से OH इंट्रोड्यूस कराएगा, 2 Cl हटा के, उसके बाद 2 Cl हटा के जब एक कार्बन पे 2 OH अनस्टेबल होते हैं, वो अल्टीमेटली फॉर्मेशन कर देते हैं एल्डिहाइड ग्रुप का। तो ये सैलिसिलिक एल्डिहाइड का फॉर्मेशन होता है। चलिए अब अगला रिएक्शन पे बात कर लेते हैं दोस्तों। अगला रिएक्शन है हॉफमैन ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। इसको डिग्रेडेशन रिएक्शन इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें एक कार्बन कम हो जाता है पैरेंट कार्बन चेन से, ठीक है। तो अब बात करते हैं हॉफमैन ब्रोमोमाइड रिएक्शन, ठीक है। हॉफमैन ब्रोमोमाइड रिएक्शन में क्या होता है दोस्तों, आपका सबस्ट्रेट जो होगा वो एक अमाइड होगा, वो एक अमाइड होगा। इसकी रिएक्शन हम लोग कराते हैं दोस्तों Br2, और इसके साथ हम एक बेस लेते हैं एक्वस मीडियम में, तो आपका फॉर्मेशन होता है दोस्तों एमाइन का, ठीक है। अब डिग्रेडेशन क्यों बोलते हैं, क्योंकि एक कार्बन कम हो जाता है पैरेंट चेन से। चलिए एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन एक और है, उस पे बात कर लेते हैं, विलियमसन ईथर सिंथेसिस। विलियमसन ईथर सिंथेसिस हेडिंग डालिए, विलियमसन ईथर सिंथेसिस। मैं आपको बता देता हूं कि ये एक एग्जांपल है बाइमोलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का, जिसे हम SN2 भी बोलते हैं। तो चलिए हेडिंग डालिए विलियमसन सिंथेसिस, विलियमसन ईथर सिंथेसिस। इससे ईथर का फॉर्मेशन किया जाता है। इसमें दोस्तों बेसिकली होता क्या है, एल्काइल की रिएक्शन, एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन हम कराते हैं। एल्काइल हैलाइड से दोस्तों, जब हमको एल्काइल हैलाइड से आपको बनाना रहता है ईथर, तब ये कराते हैं। तो इसकी रिएक्शन कराते हैं मेटल एल्कोक्साइड से। मेटल एल्कोक्साइड से जब रिएक्शन कराते हैं तो फॉर्मेशन होता है ईथर का। इससे भी कभी कभार क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं दोस्तों कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में। तो मैं आपको एक इसका एग्जांपल लिख के दे देता हूं। मान लीजिए कि ये है आपका, या फिर ब्रोमीन ले लेते हैं, ये आपका है एल्काइल हैलाइड। इसकी रिएक्शन करा देंगे C2H5O- Na से, तो आपका फॉर्मेशन होता है दोस्तों ईथर का, ठीक है। तो ये कुछ रिएक्शन है जिससे आपके 1 से 2 क्वेश्चन इजीली हो जाएंगे। इसमें से कुछ जो इंपॉर्टेंट, आपको एल्डोल पूरा दिमाग में होना चाहिए, आइडोफॉर्म दिमाग में पूरा होना चाहिए, आपके सबकॉन्शियस मेमोरी में होनी चाहिए कि कभी भी कोई भी आपसे पूछे तो ये रिएक्शन आप तुरंत उन्हें बता दें। और मैं आपसे बोल रहा हूं कि इन 5 रिएक्शन 6 रिएक्शंस में से 1 या 2 सवाल आने वाले प्रवेश परीक्षाओं में, चाहे वो बीएससी मैथ का हो, चाहे वो बीएससी बायो का हो, चाहे वो एजी का हो, आना पक्का है। बीएससी नर्सिंग में भी इसके 1 ना 1 क्वेश्चन या 1 या 2 क्वेश्चन इससे आने का पक्का है। तो आप पढ़ते रहें सारे। आपने अब तक आपने अपनी तैयारी करी ली होगी, अभी बस बहुत ही चंद घंटे बाकी है, तो इसमें आप अपने रिवीजन पे फोकस कीजिए और इंपॉर्टेंट रिएक्शंस, इंपॉर्टेंट चैप्टर्स के फॉर्मूले हो, इन सबको ध्यान दीजिए। धन्यवाद।